दोस्तों आइए इस सेशन में हम बात करते हैं एसबीआई पीओ 2022 की लास्ट 1 मंथ की प्लानिंग की। जैसा कि आप जानते हो कि एसबीआई पीओ एक ड्रीम जॉब होती है किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। बेहतरीन सैलरी, जबरदस्त अलाउंसेस, पर्क्स और बेहतरीन एक्सपोजर, सोशल वैल्यू, सब कुछ जुड़ा है एसबीआई पीओ के साथ, राइट। तो होपफुली आप सभी इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आखिरी के 1 महीने में आपको क्या करना है उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। तो जरा समझिएगा कि लास्ट ईयर की अगर मैं प्री एग्जाम की कट ऑफ की बात करूंगा तो आपको पता है कि लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ 63 गई थी, है ना। और 63 मार्क्स लाना उतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। जो लोग लगातार मॉक दे रहे हैं उनको आइडिया होगा कि 63 मार्क्स लेकर आना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हो प्री एग्जाम में क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, है ना। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या केवल मैं क्वांट और रीजनिंग से एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? क्या वाकई में इसका मतलब यह है? क्या मैं इंग्लिश में 0 अटेम्प्ट कर दूं और क्वांट रीजनिंग में 30+30+ कर दूं तो क्या मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 20 मिनट्स। हर सेक्शन के लिए आपको 20 ही मिनट मिलते हैं। तो उस 20 मिनट में ये इंश्योर करना कि मैं किन्हीं भी 2 सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, 30+ कर दूंगा, 32 कर दूंगा और मैं सिलेक्शन जो है ये जो कट ऑफ है प्री की वो निकाल लूंगा, तो ये अपने आप में गलत फहमी है, राइट। बिकॉज 20 मिनट के टाइमिंग में इतने ज्यादा अटेम्प्ट एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों पर आपको इक्वली ध्यान देना होगा। आप 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कर सकते हो, तीसरे को इतना कर लो कि वो आपको सपोर्ट करे ओवरऑल कट ऑफ निकालने में, है ना। हो सकता है कि किसी का मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा हो पर इंग्लिश पर उतनी कमांड ना हो। इंग्लिश में जब भी आप करते हो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको लगता है कि सही है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव मार्किंग आपको दे देते हैं, नेगेटिव मार्किंग चिपका देते हैं आपके साथ, है ना। तो ऐसा आपके साथ अगर इंग्लिश में होता है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। कि आप अगर आरसी पढ़ रहे हो, आपने जो समझा और ऑथर ने जो कहा उसमें डिफरेंस आया, आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है लेकिन वो सारे के सारे गलत हो गए, है ना। तो वहां पर हो जाती है नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत खतरनाक एरिया है, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि इंग्लिश अच्छा होता है, रीजनिंग भी कर लेते हैं पर क्वांट इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं ये कहता हूं कि क्वांट में कम से कम उतना कर लो कि आप एक बढ़िया सा ठीक ठाक सा स्कोर लेकर आ पाओ ताकि आपको ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। तो मतलब अल्टीमेटली हमें पढ़ने तीनों ही सब्जेक्ट हैं, कुछ भी छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना अरिथमेटिक के एग्जाम क्लियर हो सकता है। मेरा ये मानना है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर कहीं ये लिखा आपको दिखे कि बिना अरिथमेटिक के एग्जाम क्लियर कैसे करें, तो ये आप समझ लीजिए इसको बोलते हैं क्लिक बेट। यूट्यूब की भाषा में बोला जाता है क्लिक बेट। क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि बच्चा उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए और उससे वीडियोस के व्यू बढ़ जाएं, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अरिथमेटिक से डरते हैं, घबराते हैं, तो वो बच्चे तो जरूर क्लिक करेंगे उस पर। क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि वो ये जानना चाहेंगे कि अरिथमेटिक के बिना एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है। शॉर्टकट किसको पसंद नहीं होता? हर किसी को पसंद होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं आप उनसे पूछिए, बिना अरिथमेटिक के आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, है ना। तो ये बड़ी गलतफहमी है। आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूंगा कि लास्ट के 1 महीने में आपको क्या करना है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो सारे टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग, मैं कह ही नहीं रहा कि आप बेसिक भूल कर शॉर्टकट्स के पीछे भागो। मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर आप केवल बेसिक पढ़ लेते हो, बेसिक चीजें, उनके कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझ लेते हो और उनको इम्प्लीमेंट कर देते हो ढंग से, तो उतना काफी है ना। बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स की आपको जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन का शॉर्टकट्स आपको आते हो, आपको 4 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट आता हो, आपको बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स आती हो, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको केवल बेसिक कैलकुलेशन आती है, उतना काफी है। जैसे कि सपोज मैं कर रहा हूं कि 39 इंटू 52 मुझे करना है, तो बस मुझे इतना पता हो कि 39 को मैं 40 - 1 कर दूंगा और 52 को से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं दिमाग में कर लूंगा। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो आप आराम से, आपकी स्पीड जो है बन जाएगी कैलकुलेशन में। दूसरी चीज,
सेक्शनल मॉक आपको देने हैं, मतलब जैसे ही आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, है ना, जैसे कि आज मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, तो उसी दिन आपको उसका सेक्शनल मॉक देना है ना, उस पर्टिकुलर सेक्शन के मॉक को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो, है ना, अच्छा खासा अच्छा मॉक हो, मतलब जिसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हो, अननेसेसरी टफ क्वेश्चन वाले मॉक को नहीं करना है ना, ये कैट लेवल क्वेश्चन हो गए या इस टाइप के जो एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का मॉक हो। आप रिव्यू लीजिए, है ना, कि कहाँ ऐसे मॉक मिलते हैं, उस हिसाब से आप मॉक को अटेम्प्ट कीजिए। उसके अलावा स्पीड मैथ क्विज, स्पीड मैथ आप जानते हैं कि आप प्री एग्जाम में 15 नंबर का स्पीड मैथ्स आता है, और हमें ये लगता है, मतलब हमें क्या, मतलब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि केवल एग्जाम में डायरेक्ट हम देखेंगे और कर देंगे, है ना। आप कर दोगे, बेशक आप कर दोगे, आप सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में कर दोगे, आप रॉन्ग नंबर सीरीज एग्जाम में अटेम्प्ट कर दोगे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाओगे जिस तरीके से करना चाहिए, जिस स्पीड से करना चाहिए उस स्पीड से आप नहीं कर पाओगे, है ना, और लोगों के तुलना में आप पिछड़ जाओगे। जिन लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, मे बी कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, है ना, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेकर आते थे, है ना, आप ग्रेजुएशन में मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करते थे, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर यहां पर करता है कि प्रैक्टिस आपने कितनी की है ना। तो इसीलिए स्पीड मैथ्स की जो क्विजेज हैं, जो प्रैक्टिस है, वो रेगुलर बेसिस पर आपको करनी है। इसमें सब्जेक्ट आपके टॉपिक्स आते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब रेगुलर का मतलब डेली नहीं होता है ना, रेगुलर का मतलब होता है कि कम से कम एक ऑल्टरनेट डे में तो आप कीजिए, मतलब हर 2-3 दिन में एक स्पीड मैथ्स की क्विज आप देते रहें। उसके अलावा वीकली 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, मतलब 2 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग टोटल 100 क्वेश्चन हो, ऐसे आप वीकली 2 टेस्ट दीजिए। मैं 2 इसीलिए कह रहा हूं, आप देने को तो रेगुलर भी दे सकते हैं, 2 मतलब डेली भी एक मॉक दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसकी एनालिसिस कर पाए। तो क्योंकि आप अगर 2 मॉक दोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा एक हफ्ते में उसकी एनालिसिस करने के लिए, कि मॉक में हमने कहाँ गलती की, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ मेरे मार्क्स नेगेटिव में जा रहे हैं, मैं आरसीज इतने कर रहा हूं तो मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, है ना, या फिर मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, किस में मुझे कौन सा मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे। तो इसलिए उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है, केवल मॉक देने से काम नहीं चलता, उसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमारे पास सपोज 5 हफ्ते अभी बाकी हैं, तो हम अगर वीकली 2 मॉक भी देकर चलें तो टोटल 10 कंप्लीट मॉक्स हम एग्जाम से पहले अगर आज भी शुरू करते हैं तो भी दे सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आप पहले से ही दे रहे हो, लेकिन अगर आप आज भी शुरू करते हो तो 10 टोटल मॉक आप कंप्लीट कर सकते हो विद थॉरो एनालिसिस। लास्ट 5 ईयर पेपर जरूर करने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम जो बनाते हैं, जो एग्जाम डिजाइन करते हैं, वो भी देखते हैं कि पिछले 5 साल में, पिछले कुछ साल में एग्जाम में कहां से किस किस एरिया से क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। मे बी क्वेश्चन तो डिफरेंट होगा, क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझ आ जाएगा, है ना, हो सकता है वो पैटर्न रिपीट हो जाए। पिछले तीसरे मतलब जो आज 2018 या 19 में जो पेपर आया था वैसा ही सेम पैटर्न हो सकता है 2022 में रिपीट हो जाए। तो इसलिए 5 साल के पेपर करना बहुत जरूरी है। हमें यह भी पता रहेगा कि क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है। इंस्टेड ऑफ स्किपिंग गो थ्रू बेसिक एटलीस्ट, हम क्या करते हैं कि जो टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता हम उसको स्किप कर देते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं ये कहता हूं कि स्किप करने से अच्छा है कि कम से कम उसका उतना बेसिक पढ़ लिया जाए कि अगर उससे आसान क्वेश्चन आ गया तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओ। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के भरोसे बैठे हो जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और उससे अगर टफ क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज आप नंबर सीरीज के भरोसे बैठे हो और 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में से 3 बहुत टफ आ गए, है ना, जो आपसे उस समय बने ही नहीं, या अप्रोक्सीमेशन आ गया कैलकुलेटिव वाला, है ना, या फिर आपने टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, उससे टफ क्वेश्चन आ गया, है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे। उससे बेटर है कि आप किसी ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन उठाओ जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था पर आपको उसका बेसिक आता था और उससे आसान क्वेश्चन आ गया। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, और क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूले भी नहीं पता होते तो हम उन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये आपको मार्क्स दिला सकते हैं, है ना। स्पेशल फोकस ऑन अरिथमेटिक, बिना अरिथमेटिक के जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एग्जाम नहीं निकल सकता, तो इस पे स्पेशल फोकस आपको करना ही है ना। बात जब आती है डीआई की, तो डीआई की प्रैक्टिस आप सेक्शनल टेस्ट से करें,
है ना। जो डीआई के सेक्शनल मॉक होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो डीआई जल्दी करने की आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी। प्लस बेसिक्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, किसी ना किसी टीचर को आप फॉलो करते हैं, किसी कोर्स में आप हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां से आप डीआई को करने के जो बेसिक्स हैं वो आप सीख ही चुके होंगे या सीख रहे होंगे, है ना। उसको अप्लाई कीजिए सेक्शनल मॉक में। बात जब रीजनिंग की आती है तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर पजल्स, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको पजल करनी है, आपको सिलॉक्स इनइक्वालिटी पर कंप्लीटली उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है, कंप्लीटली उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बिना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट फ्रॉम टीचर्स एंड प्रैक्टिस बाय योर ओन। हम लोग क्या करते हैं कि हम क्वालिटी पर ना जाकर कई बार क्वांटिटी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इस यहां पर 1000 पजल कराई जा रही हैं तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। उस 1000 पजल के वीडियोस देखने से पहले, मतलब उसके बजाय अगर आप 10 पजल या 20 पजल खुद से सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो टीचर्स से आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली पजल है तो मुझको टेबल कैसे बनानी है, अगर 3 या 4 केसेस बन रहे हैं तो केसेस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है ना। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले जो पजल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो आप चीजों को सीख लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन खुद ही कीजिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोस। आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने की बजाय खुद अगर सॉल्व करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। आपने 10 पजल टीचर्स ने जो सॉल्व की उसका वीडियो देखा, उससे बेटर होगा कि आपने 2 पजल खुद से बनाई और कम समय में बनाई, है ना, और उसको बनाना आपने सीखा। तो कॉन्सेप्ट टीचर से सीखिए और प्रैक्टिस खुद से कीजिए, है ना। मूवी की तरह मत देखिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ ये मैं कर लूंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद पेन पेपर लेकर नहीं बैठोगे तब तक आपको असली रियल वाली प्रैक्टिस है वो नहीं होगी। आगे आते हैं स्पेशल फोकस ऑन वन लाइनर। तो सिलॉक्स इनइक्वालिटी और ये सब जो वर्ड फॉर्मेशन वगैरह ये सब जो आते हैं इन पर आप फोकस करें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। कई बार ये बहुत स्कोरिंग भी हो जाते हैं क्योंकि आसान आते हैं, प्री में इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान आते हैं। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लेते हो और इनके सेक्शनल मॉक दे देते हो तो आप आराम से इनको कर सकते हो, इनमें पूरे में से पूरे मार्क्स भी आप ला सकते हो, है ना। दूसरा, सॉल्व पजल्स विद टाइमर, है ना। जो आप पजल सॉल्व कर रहे हो या सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, कोशिश कीजिए एक समय के बाद टाइमर लगाकर आप सॉल्व करो। मतलब अभी जब आप बेसिक्स सीख रहे हो उस समय टाइमर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ मुझे बेसिक्स आ चुके हैं, मैं n नंबर ऑफ वीडियोस जो टीचर्स का कोर्स है वो मैं कर चुका हूं, तो उसके बाद आपको टाइमर के साथ पजल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। कि एक पजल में आपने ली और उसमें जैसे प्री लेवल पजल है तो उसमें लेट्स सपोज 7 मिनट का आपने टाइमर लगाया और 7 मिनट में वो हो पा रही है या नहीं उसकी पूरी कोशिश आपको करनी है। अगर नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट पजल में आपको वो ट्राई करना है कि 7 मिनट के अंदर मैं उसको कर पाऊं, ठीक है। बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश इज मोर अबाउट कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी, है ना। एग्जामिनर ये टेस्ट नहीं कर रहा कि आपको ग्रामर के कितने रूल आते हैं। तो सबसे पहली चीज कि डू नॉट रन बिहाइंड ग्रामर रूल्स, है ना, कि आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहते हो, टेंसेस के रूल्स और ये सब, वो अपनी जगह आपको आने चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी, कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं, लॉजिकली चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई आरसी आया है तो ऑथर की टोन आप समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर ऐसा हो रहा है कि ऑथर कुछ और ही कह रहा है और आप कुछ और ही समझ रहे हैं, है ना। तो जैसा कि मैं एग्जांपल हमेशा एक देता हूं कि अगर मैं ये कहूं, कोई भी मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, वाह मोदी जी वाह, तो अब इसके 2 मतलब निकल सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो मोदी जी की तारीफ हो रही है, और कुछ लोग ये कहेंगे कि इस मोदी जी का यहाँ पर एक ये सार्कास्टिक वे में कुछ कहा गया है। तो ये कैसे समझ आएगा? तो इसके लिए तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा रीडिंग करना पड़ेगा कि किस बारे में ये बात कही गई है। तो जब आप पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो केवल एक स्टेटमेंट पढ़ के आप उसका मतलब निकालेंगे तो गलती कर देंगे, है ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए। और ये कैसे आएगी? डेली एडिटोरियल। जब आप रेगुलर एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के ऑथर्स की टोन समझने में मदद मिलेगी, है ना। जो मैसेज कह रहा है वो आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई वाकई में क्या कहा गया है ना। शुरुआत के 5-7 दिन तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, यार ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं तो पॉलिटिक्स में जीरो हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है पॉलिटिक्स, या फिर किसी स्पोर्ट्स की बात हो रही है।
या किसी फाइनेंस वाली सिचुएशन पर बात हो रही है, तो वो मुझे आता नहीं है। इंटरेस्ट शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो छोड़िएगा मत, मतलब 4-5 दिन पढ़ के छोड़ दिया उससे फायदा नहीं होगा, आपको बने रहना है। इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मार्क मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, मतलब जो एडिटोरियल में आपको रेगुलर बेसिस पर जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उनके जो मीनिंग है वो आपको पता होने चाहिए। उनको आप मार्क कर लीजिए, कहीं किसी एक नोटबुक में लिख कर रखिए उनके मीनिंग, और रेगुलर बेसिस पर उनका रिवीजन कीजिए, तो वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी। प्रैक्टिस पैराजम्बल्स, फिलर्स एटसेट्रा, मतलब ये जो अलग चीजें आती हैं, मतलब पैराजम्बल्स वगैरह, इनकी तो प्रैक्टिस ही जरूरी है। ये डायरेक्ट आप एग्जाम में जाकर नहीं कर सकते। एरर डिटेक्शन हुआ, पैराजम्बल्स हुआ, फिलर्स हुआ, तो इनके लिए आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, और सेक्शनल मॉक देने के बाद फिर उनकी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती की, क्या मैंने गलत समझा, मेरा रीअरेंजमेंट गलत क्यों हुआ, है ना। तो इनकी रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए, है ना। और आरसीज पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है ना जो हर कोई बच्चा अटेम्प्ट करना चाहता है और करता भी है, लेकिन गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्प्रहेंडिंग एबिलिटी नहीं होती, है ना। ऑथर कुछ कह रहा होता है और आप कुछ और ही समझ रहे होते हो, है ना। भले ही आपको सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा, आप सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते जाओगे, बहुत समय लगेगा, मतलब समझ आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है कि आप वहां पर उससे डिफर कर जाओ उसके ओपिनियन से, और आपके आंसर्स गलत हो जाएं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली एडिटोरियल रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं लास्ट के 1 महीने में आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप इतनी नॉवेल्स पढ़ लो या पढ़ लो, है ना, ये तो आपको पहले से करना चाहिए, लेकिन लास्ट के 1 महीने की जहां तक बात है, वहां पर आप कोई नॉवल ना उठाकर अगर रेगुलर एडिटोरियल भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर भी आपका स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी है जिसको आपको 1 महीने याद रखना है, और आपको इसको रिगरसली फॉलो करना है, तो आप SBI PO बनने का सपना अपना सच कर सकते हैं, राइट। जहां तक अब मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स का ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, ड्रीम SBI PO प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच। ये कल से स्टार्ट हो चुका है, 14 तारीख से। 2 जो कल क्लास हो चुकी हैं उनका वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। बाकी आप क्लासेस आज से लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। डेली 2 क्लासेस होती हैं, एक तो 1 बजे और दूसरी होती है 4 बजे, है ना। ये प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच है, जहां पर हम प्री लेवल तक, मतलब प्री एग्जाम तक हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, बेहतरीन सवाल, कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स के साथ, है ना। और उसके बाद हम मेंस की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे जैसे ही प्री का एग्जाम ओवर होता है ना। और इसके साथ में एक और सरप्राइज ऐड कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सर क्या आप इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम क्लास क्वेश्चंस, तो इसके साथ हम एक कंप्लीट PDF कोर्स भी ऐड कर रहे हैं, है ना, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको एक PDF कोर्स भी इसके साथ फ्री मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स के PDF भी होंगे टॉपिक वाइज, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, है ना। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे PDFs, टॉपिक वाइज PDFs भी विद डिटेल सॉल्यूशंस, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी होगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों के। तो ये कंप्लीट PDF कोर्स भी आपको इसके साथ मिल जाएगा, और इसकी कॉस्ट 999 है। 10% डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा sumitsiracademy.com वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उससे भी कर सकते हो, या फिर सुमित सर अकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी। कितने लोग SBI PO बनने के लिए तैयार हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।